सब कुछ जानकर अनजान बनना ठीक नहीं। खुद को नासमझ ठहराना ठीक नहीं। माना कि छिप जाओगे दुनिया की नज़र से, खुद से कब तक छिपते फिरोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। हम कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था महामैराथन, यहाँ पर चल रहा है। 3 क्लास हम कर चुके हैं, आज हम चौथी क्लास करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लो कि अगर आपने ये क्लास नहीं की तो आपने पॉलिटी में कुछ नहीं पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के भाग और अनुच्छेद। इसमें हम भाग 3 तक यहाँ पर करेंगे, जो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर करें, इसको बार बार रिवाइज करें। और अगर अभी तक आपने पहले की 3 क्लासें नहीं की हैं तो आप उसको कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में मैंने वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में दी हुई हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी क्लासें वहाँ पे हैं। और मेन चीज़ है जो लास्ट में यहाँ पे एमसीक्यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो कल वाली क्लास जो पहले वाली क्लास थी उसके एमसीक्यूज़ के आंसर आज मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आपको। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो लास्ट में हम एमसीक्यूज़ करेंगे उसके आंसर आपको खुद देने हैं कमेंट में, और दूसरी क्लास में मैं उसके आंसर बताऊँगा आपको। तो ये जितने भी आपके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्लासें ज़रूर करें, अच्छे से करें इनको, और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम करने वाले हैं जो हमारे पिछली क्लास के एमसीक्यूज़ थे। देखिए, क्वेश्चन था, राज्यपाल को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अंडर विच शेड्यूल इज द सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन एटसेट्रा गिवन टू द गवर्नर मेंशन्ड। अरे ये 2 बार क्यों आ गया। तो देखिए, इसके ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो किस अनुसूची में ये राज्यपाल को जो वेतन, भत्ते, पेंशन मिलते हैं उनका उल्लेख किया गया। मैंने आपसे कमेंट करने को बोला था, आपने कोई भी कमेंट नहीं किया, तो चलिए कोई बात नहीं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, जो दूसरी अनुसूची है उसमें जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते या जो भी उनको पेंशन मिलती है उन सभी का उल्लेख आपके दूसरी अनुसूची में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर था आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण संबंधित प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। द प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज कम अंडर विच शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन सी था। 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण किस तरीके से किया जाएगा, ये आपके 5वीं अनुसूची में आता है। तो ऑप्शन सी राइट था यहाँ पे। उसके बाद था 21वें संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को जोड़ा गया था। विच लैंग्वेज वॉज एडेड अंडर द 21st अमेंडमेंट 1967। आपके ऑप्शन थे मणिपुरी, सिंधी, संथाली, बोडो। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन बी था। जो सिंधी भाषा थी उसको 21वें संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अंडर विच शेड्यूल आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज इंक्लूडेड। आपके ऑप्शन थे 9th, 10th, 11th या 12th। किस अनुसूची में आपके पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन सी था आपका। जो 11वीं अनुसूची है उसमें आपके पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में शामिल किए गए हैं। इन विच शेड्यूल द प्रोविजंस रिलेटेड टू डिफेक्शन आर इंक्लूडेड। आपके ऑप्शन है 9, 10th, 11th, 12th। तो इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन बी था। जो 10वीं अनुसूची थी इसके तहत दल बदल संबंधित प्रावधानों को यहाँ पर शामिल किया गया था संविधान में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। और ये जो 10वीं अनुसूची थी ये आपका जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये थे हमारे पिछली क्लास के एमसीक्यूज़। अब आज हम यहाँ पर करने वाले हैं जो संविधान के भाग और अनुच्छेद हैं। ठीक है, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो अनुच्छेद हैं वो भी आपको कराऊंगा। एकदम डीपली हम यहाँ पे करने वाले हैं चीज़ों को, तो आप ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली क्लास जो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर क्लासें ये आपको पसंद आती हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे। और जो हमारा 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पे टारगेट है उसको जल्द से जल्द पूरा करने में आप मेरी मदद करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके से मैं आपके लिए आगे और भी चीज़ें लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं जो भारतीय संविधान है उसके भाग और अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 22 भाग हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग अनुच्छेद हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। ठीक है, जो आपका भाग 1 है वो आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। ठीक, अब जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या कहा गया है? ठीक, इसमें यह कहा गया है कि जो भारत है अर्थात इंडिया वो क्या है, राज्यों का संघ है। यह आपका अनुच्छेद 1 में कहा गया है। फिर है अनुच्छेद 2, इसमें नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की जो शक्ति है उसको इसमें रखा गया है। अनुच्छेद 3, इसमें नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं नाम में परिवर्तन इसमें रखा गया है। कहने का मतलब है कि जो भी नया राज्य बनेगा, ठीक है, या किसी राज्य की सीमाओं में अगर विस्तार करना है या किसी का नाम बदलना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत उसमें ये प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक, उसके बाद है आपका भाग 2। भाग 2 में आपका नागरिकता आता है। ठीक है, जो सिटीजनशिप है वो किस में आती है, भाग 2 में आती है। इसमें आपके अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हैं। अब देखिए, जो भारत है, जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, और ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक है, अब देखिए, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था उसके अनुसार निम्न आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। जन्म, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है तो आपको यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद है वंश परंपरा। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसके बाद अगर किसी का देश से बाहर जन्म हुआ है लेकिन माता पिता में से कोई एक भारतीय है या उनके पास भारत की नागरिकता है तो उसको भी क्या होगा, भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर आता आपका देशीकरण, पंजीकरण और भूमि विस्तार। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके आधार पर यहाँ पर भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है भाग 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये आपने नहीं किया तो आप एग्ज़ाम में पॉलिटी में मार्क्स खोकर आएंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार से आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाग 3 में आपके क्या आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान से इसको लिया गया है। इसमें आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 आते हैं। और देखिए, जो भाग 3 है इसे भारत का अधिकार पत्र या जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। अब देखिए, भाग 3 में जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 से 24 आते हैं। ठीक है, फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आपके अनुच्छेद 25 से 28 तक आते हैं। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, इसमें आपके अनुच्छेद 29 से 30 आते हैं। और छठा है यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आपका अनुच्छेद 32 आता है। एक और था यहाँ पे संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है, अभी हम उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये अभी जो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आपको ये याद रखना है, और क्या क्या हैं वो, इनके नाम आपको याद रखने हैं, और किस अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं वो आपको याद रखना है। चलिए अब इनको और डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो देखो भाई, सबसे पहले है समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी। इसमें जो अनुच्छेद 14 है उसमें ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समता या समानता। कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक समान कानून होगा। ये किस में कहा गया, आपके अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 15। इसमें कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। कहने का मतलब है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपके अनुच्छेद 15 में कहा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 16 में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। जो पहले यहाँ पर छुआछूत, ऊंच नीच ये सब चलता था, तो उसका यहाँ पर उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया है कई बार और आगे भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। जो जात पात, यहाँ पे छुआछूत की जो कुरीतियाँ चलती थी, इस अनुच्छेद के द्वारा उसको समाप्त किया गया। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 18। इसमें क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और जो सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र पुरस्कार दिए जाते हैं, वो सभी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी गया था एक बार कि जो पद्म विभूषण है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो आगे चलते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब देखिए, इसमें जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें जो अनुच्छेद 19A है, इसमें क्या है, आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता वो किस में आती है, अनुच्छेद 19A में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 19B में आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी सभा कर सकते हैं। इसका आपको अधिकार दिया गया है, वो अनुच्छेद 19B में दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 19C। इसमें आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। आप अपना एक संघ बना सकते हैं जिसकी आपको स्वतंत्रता दी गई है, वो आपका अनुच्छेद 19C में आता है। उसके बाद है 19D। इसमें आप देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकते हैं। आप कहीं भी भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। इस सब की जो स्वतंत्रता है वो आपको किस में दी गई है, अनुच्छेद 19D में दी गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अनुच्छेद E। इसमें देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। आप देश में कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी राज्य में रह सकते हैं। आप दिल्ली के हैं, आप नीचे केरल में जाके रह सकते हैं, ठीक है। आप मणिपुर के हैं, आप दिल्ली में आके रह सकते हैं। तो आपको ये कहीं भी रहने की जो स्वतंत्रता है वो आपको अनुच्छेद E में दी गई है। पहले इसमें जम्मू एंड कश्मीर अपवाद था, लेकिन अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19F। इसमें पहले आपका जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था, वो किसमें है, संपत्ति का अधिकार 19F में। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक। इसको मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और जो अनुच्छेद 19G है, इसमें आपको कोई भी व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। आप भारत में कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते वह इलीगल ना हो और कानून के विरुद्ध ना हो। इसके अलावा आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19G में। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आता है आपका
अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 में आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अब ये क्या है, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, आपने कोई एक अपराध किया तो आपको एक ही बार उसके लिए सजा मिलेगी। जब आप वही अपराध दोबारा करोगे तो फिर से आपको उसके लिए अलग से सजा होगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें एक आ गया है कि अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। मान लो अभी कोई क्राइम करता है और अभी जो यहाँ पर कानून चल रहा है उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, अब उसका मान लो केस चल रहा है और ये 5 साल बाद चल रहा है, उस समय कानून अलग हो गया है, लेकिन जब उसने अपराध किया था उस समय जो कानून होगा उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। और तीसरी चीज़ इसमें क्या कही गई है कि स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई अपराधी है तो अपने विरुद्ध उसको गवाही देने के लिए उसको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो अनुच्छेद 21 है उसमें आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कहने का मतलब है कि आपको जीवन जीने का जो अधिकार है वो किस में आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। अब देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन व वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से या उसके जो वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं उनसे वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21A। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21A में। और ये जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये पॉइंट जरूर याद रखें। ठीक है, अनुच्छेद 21 आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और जो 21A है वो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए इसको इसमें जोड़ा गया है। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। उसके बाद आता आपका अनुच्छेद 22। इसमें क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण, ये इसमें प्रदान किया गया है। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए इसमें क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, किसी को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है, तो उसको 24 घंटे के भीतर जो दंडाधिकारी है उसके समक्ष पेश किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। और दूसरा, जिसने उसको हिरासत में लिया है उसको कारण बताना होगा कि उसने उसको हिरासत में क्यों लिया है, ये भी इसमें कहा गया है। और तीसरी चीज़ इसमें क्या कही है कि जो जिसको गिरफ्तार किया गया है वह अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, वो जिसको चाहे उस वकील को चुन सकता है, ये अधिकार उसको दिया गया है। ठीक, तो ये थे हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अनुच्छेद हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताए। अब उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, जो अनुच्छेद 23 है उसमें क्या कहा गया है, मानव के दुर्व्यापार व जबरन श्रम का इसमें प्रतिरोध किया गया है। ठीक है, जो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या किसी को जबरन कोई काम करवाया जाता है तो उसका यहाँ पर प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के द्वारा। ठीक, और अनुच्छेद 24 आपका ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने हाल ही में पूछा था कि जो अनुच्छेद 24 है वो किससे रिलेटेड है, बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। कहने का मतलब है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उनको कारखानों या जोखिम भरे जो भी काम होंगे उनमें नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये कहा गया आपके अनुच्छेद 24 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए भाई, उसके बाद है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो अनुच्छेद 25 है इसमें क्या कहा गया है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं,
आचरण या उसको प्रचार कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 25 में आता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, अंतःकरण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें कही गई हैं? अनुच्छेद 25 में। उसके बाद है अनुच्छेद 26। इसमें क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। कहने का मतलब है जो अनुच्छेद 26 है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। आप किसी भी धर्म के लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी संस्था का स्थापना कर सकते हैं और उसके पोषण करने के लिए या विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 26 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 27। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। फिर आता आपका अनुच्छेद 28। इसमें क्या कहा गया है? राज्य विधि से पूरी तरह पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या उपदेश को जबरन सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक, कहने का मतलब है कि जो राज्य सरकार है या जो राज्य का कानून है, अगर वो पूरी तरीके से किसी संस्थान को पोषित कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या वहाँ पर जो धर्मोपदेश हो रहे हैं उनको जबरन सुनने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 28 में कहा गया है। तो ये थे आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद। उसके बाद है यहाँ पर 5वां, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अब देखिए जो अनुच्छेद 29 है उसमें क्या कहा गया है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है तथा उसे जाति, धर्म, भाषा या संस्कृति के आधार पर सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 29 में कहा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 30। इसमें यह कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है वो इसमें दिया गया है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है तथा सरकार अनुदान देने में किसी तरह का उससे भेदभाव नहीं करेगी। जैसे और संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है उसी तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग के जो संस्थाएं होंगी उनको भी सरकार अनुदान देगी, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ये आपके अनुच्छेद 30 में कहा गया है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब है यहाँ पे छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, देखिए जो भीमराव अंबेडकर थे उनके द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करके रखना है इसको। अब देखिए जो अनुच्छेद 32 है उसमें क्या है कि जब भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, या उसके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, ठीक है, उनका हनन किया जाता है, तो वह क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है, इसका अधिकार उसको दिया गया है। ठीक, और जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो 5 तरह के समादेश जिन्हें हम रेट कहते हैं उनको निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब ये रेट क्या क्या हैं? 5। पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसको हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद है दूसरा परमादेश जिसे हम मैंडामस कहते हैं, तीसरा है प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेक्षण सर्टियोररी, और पांचवा है यहाँ पे अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। ठीक है, तो ये 5 तरीके के जो रिट हैं वो निकालने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और ये 32 जो अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें आता है। कहने का मतलब है कि जब भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, और जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो क्या करेगा? 5 तरह के समादेश निकाल सकता है, उसके पास 5 तरह के समादेश या रिट निकालने की शक्ति है। मैंने आपको बता दिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। तो आज के लिए मैंने इतना ही लिया है। अब कल हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्योंकि इनसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम और डिटेल में करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आई होप कि अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, आज हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होंगी चीज़ें। आप इन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए, अब है यहाँ पे टेस्ट। अब मैंने कुछ एमसीक्यू ले रखे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट में देना है और कल अगली क्लास में मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप? आपके ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, आप इसका आंसर कमेंट जरूर करें मुझे। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? आपके ऑप्शन है 42वें, 44वें, 52वें या 73वें। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 26। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। आई होप कि इसका आंसर आपको जरूर आएगा और आप कमेंट करेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ बीन कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? आपका ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, या ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है ये आपको बताना है कमेंट में। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज़। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई और आपको लगता है कि ये चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं, तो आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसे पूरा करने में आप मेरी हेल्प करें। और वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।